अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया इमरान खान के केस के हवाले से खास तौर पर मैंने आपको जहमत दी है। एक ये है कि वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान अचानक फैसला आता है और उनको नाअहल करार दिया जाता है, वो भी जाली डिग्री केस में। अच्छा, इस तरह के केसेस अगर मैं दूसरों की नहीं सिर्फ एक मिसाल दूं आपको, शाजिया मरी साहिबा हैं जो कि एमएन है पीपल्स पार्टी की। 2013 में जब वो मुंतखब हुई थी तो उनकी डिग्री को, यानी कि एक दावा है वकील की तरफ से, एक खानदान की तरफ से, कि उन्होंने किसी और शाजिया की डिग्री अपने नाम से उन्होंने जमा कराई, ग्रेजुएशन की जालसाजी करके, और लिहाजा उनको नाअहल करार दिया जाए। कराची यूनिवर्सिटी ने भी उनकी डिग्री असली होने की तस्दीक नहीं की और इस तरह चीजें सामने आई, जिसमें 2 दफा हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और उसके बाद फिर री हियरिंग पे चला जाता है। लेकिन अब दूसरी अपनी जो मुद्दत है असेंबली की वो मुकम्मल होने वाली है, करने वाली है, लेकिन अब तक उस केस का फैसला नहीं आया। लेकिन वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री के ऊपर इतनी जल्दी फैसला आ जाता है कि उनको नाअहल करार दिया जाता है। इस तरह और भी बेशुमार मिसालें हैं कि अगर आप वोटों की दोबारा गिनती के मामले की बात करें, आप इसी तरह कागजात नामजदगी में असासे छुपाने की बात करें, एक असेंबली में उनके अगर किसी भी चीज को चैलेंज किया जाता है, किसी भी रुकन सूबाई असेंबली के कागजात को, तो दूसरी असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाती है लेकिन उसमें फैसला नहीं आता। लेकिन आखिरी एक उम्मीद थी या आखिरी एक विकेट थी जो कि एक पावरफुल असेंबली समझी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी खत्म हो गई है। तो जरा ये फरमाइएगा कि एक बुनियादी तौर पर कौन लोग थे, किन की वजह से इतनी जल्दी ये फैसला आया, और उसके बाद फिर जो इस्लामाबाद में पीटीआई के चेयरमैन के जो केसेस है उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखें, आपने खुद ही मिसाल दे दी। मेरा ख्याल से आपको पता है आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है वाज़ेह है, इससे ढका छुपा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये मामलात आजकल जो है वो सब नजर आ रहे हैं। ये जो आपने खुर्शीद शाह की डिग्री वाला मामला उठाया था, आपको पता है यहाँ शाजिया पे मलिक। डिग्रियां, जी जी सॉरी, अभी आपने जो खालिद खुर्शीद वाली डिग्री का था, तो शाजिया मलिक साहब का तो आपने बता दिया। लेकिन मामला जी ये आपको पता है कि जब फैसले आने होते हैं तो वो दिलों में आ जाते हैं, नहीं आने होते तो फिर कई साल लग जाते हैं। शाजिया मलिक साहिबा आपको पता है वो मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, फिर उनकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंशियल खातून है सिंध में, आपको पता है। और दूसरा ये है कि जाहिर है फिर कोर्ट भी सिंध की अपनी है, तो फिर जैसा भी हो, खैर है, कोई मसला नहीं। अब 10 साल पता नहीं उनकी डिग्री अपनी थी या नहीं थी, ये अलग एक बहस है। तो आपने खुद बता दिया कि कोई और शाजिया खातून थी और उसकी डिग्री के ऊपर माशाल्लाह 10 साल गुजार गई हैं। तो ऐसे होता है पाकिस्तान में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरा ख्याल से। ये मामला जो है, जो आप खालिद खुर्शीद साहब वाला कह रहे थे, ये मामला भी चल तो बड़े दिनों से रहा था। ये एक मेंबर असेंबली थे वहां गिलगित बल्तिस्तान के, गुलाम शहजाद आगा। उन्होंने जो है ये कहा था कि ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है ये नाअहल इनको किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो डिग्री ली थी लंदन से, वो वाली डिग्री जो है उसकी तस्दीक नहीं हुई लंदन से। और उसने कहा कि उनके वकील ने ये कहा था कि हायर एजुकेशन कमीशन ने भी इसे जाली करार दिया। तो ये वाला मामला चल रहा था। पहले इसकी समाअत 2 जजेस ने की, फिर वज़ीर आला साहब ने कहा कि नहीं, जजेस ज्यादा होने चाहिए, फिर मेरे ख्याल से इसमें एक जज को और शामिल किया गया था, तो एक लार्जर बेंच बन गया था। और इसमें फिर ये हुआ कि जब एक और जज को शामिल किया गया तो उसके बाद जो है 29 मेरा ख्याल से तारीख को जो है ये जो है इस केस को रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके 14 दिन में खत्म करने का कहा गया था। और ये सारा मामला इस तरह चल रहा। बहरहाल हुआ कुछ यूं कि आपको पता है, अब जरा इसके असली मामले के ऊपर आते हैं। असल मामला क्या हुआ, कुछ यूं कि आपको पता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी हुकूमत थी पंजाब में और केपी में, उन्होंने खुद तोड़ दी। कश्मीर में उनकी हुकूमत थी, उसके साथ क्या हुआ वो आपने देख लिया। एक वाहिद जगह ये बच गई थी गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे उनकी हुकूमत थी, और उसको भी खत्म करना जरूरी था, जाहिर बात है, क्योंकि मामला आपको पता है आगे जिस तरफ करने की कोशिश की जा रही है, वो होते हैं नहीं होते हैं, जारी बात है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरफ करने की कोशिश की जा रही है, ये उसी के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है, और वही मनसूबाबंदी है जिसके तहत ये सारे मामला किए जा रहे हैं। बहरहाल इसको जो है केस को चलाया गया। साथ साथ जो है जब ये खबरें आई कि शायद इनको, इनकी डिग्री जो है इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, तो वज़ीर आला ने भी कोशिश की कि जी वो असेंबली तोड़ देंगे, इस किस्म का कार्रवाई करें। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये पता था अपोजिशन वालों को कि ये केस का फैसला आएगा ये वाला, तो मुझे लगता है उनको भी आइडिया था कि क्या फैसला आना है। तो बहरहाल उन्होंने ये किया कि एक तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी। जो आपको पता है जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर उसके बाद वज़ीर आला असेंबली नहीं तोड़ सकता होता। तो ये आज के दिन की सारी कार्रवाई। तो इसलिए
اب جو آپ کو پتا ہے کہ جو خالد خورشید ہیں، جب بھی عمران خان کی پیشی ہوئی، جب بھی عمران خان پہ کوئی ایسا وقت آیا، ان کو وہاں کہیں سے ریسکیو کرنا ہوا، گاڑی میں بٹھا کے لے جانا، چاہے ان کو یہاں جب نیب میں اٹھایا تھا اور پھر پولیس لائن میں رکھا تھا، وہاں پہ جو معاملہ ہوا، جتنے بھی معاملات تھے، یہ خالد خورشید بہت ایکٹیو تھا اور یہ عمران خان کو ریسکیو کرتا تھا مختلف جگہوں پہ، اور یہ بتایا بھی جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب زمان پارک کا معاملہ ہوا تھا تو اس میں بھی یہ کہا جاتا تھا خالد خورشید جو ہے وہ اپنے گلگت بلتستان کی پولیس لے کے آیا ہوا ہے، اور یہ کافی عرصے سے ٹارگیٹ پہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ٹارگیٹ پہ تھا۔ کوشش یہ کی جائے کہ عدم اعتماد کے ذریعے اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو نظر بند کرنے کی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ شاید اس کو اسلام آباد میں کسی جو ہے، اسلام آباد میں جو گلگت بلتستان ہاؤس ہے یہاں میرے سے کچھ فاصلے پہ جدھر میں بیٹھا ہوں، تو وہاں پہ شاید اس کو نظر بند کر دیا جائے، لیکن وہ سارے معاملات نہیں ہو سکے۔ اب آخری معاملہ رہ گیا تھا کہ کس طرح اس حکومت کو جو تحریک انصاف کی جماعت کی قائم ہے گلگت بلتستان میں، اس کو کس طرح ختم کیا جائے، کیونکہ حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد جو کچھ یہاں ہو رہا ہے پنجاب میں یا کے پی میں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں بھی وہی شروع ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب حکومت ختم ہوتی ہے اب ظاہری بات ہے نئی ایک الیکشن ہوگا، اس میں پھر اسی طریقے سے ایک اور حکومت بنائی جائے گی جیسے وفاق میں پنجاب میں اور ادھر ادھر بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو تحریک انصاف کے وہاں کے جو ایم پیز وغیرہ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی جو ایک اسٹرکچر ہے جماعت کا تحریک انصاف کا اس کو ڈسمینٹل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، تاکہ جو انتخابات آنے والے اگر کبھی ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ جماعت حصہ نہ لے سکے یا ان کی ریپرزنٹیشن اس طرح نہ ہو جس طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ سارا اصل میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آتا ہے اور کچھ دیر کے لیے تو یہ لوگوں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو بڑا ایک ریلیف ملا ہے، حالانکہ کل انہوں نے جو ہے وہ اس چیف جسٹس کے اوپر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، تو دیکھیں کچھ ہی دیر کے بعد شاید پھر تحریری حکم نامہ آتا ہے تو وہ تو معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر نا آج شاید بھائی تقریباً اسلام آباد کی عدالتوں میں عمران خان صاحب کے کچھ 16 کے قریب مقدمات تھے، اے ٹی سی سے 3، سیشن کورٹ سے 10، ہائی کورٹ سے 1، احتساب عدالت سے 2 مقدمات میں آج ان کو ضمانت ملی ہے، اور اس میں دہشت گردی، کرپشن، جعلسازی، قتل، اقدام قتل، سازش، جلاؤ گراؤ، مطلب، اور بشا بی بی کو بھی 2 مقدمات میں اس میں ضمانت ملی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس تھا، وہ جو وکیل کے حوالے سے تھا، لطیف کھوڑا صاحب آج عمران خان صاحب کی طرف سے اس میں پیش ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ جو جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں توشہ خانہ والا، اس میں جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ ان کو اعتماد نہیں ہے، لیکن آج یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ آج جب فیصلہ سنایا گیا جو کنفیوژن پیدا ہوئی تھوڑی سی اس میں، اصل میں ہوتا یہ ہے وہاں پہ جو ہمارے رپورٹر دوست ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے چینل کو خبر دینی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رپورٹنگ بھی نہیں سمجھتے اور جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قانونی معاملات ہوتے کیا ہیں، عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، وہ بیچارے نا جلد بازی میں اور پتہ نہیں شاید کچھ اپنی خبر بنانے کے چکر میں یا کوئی سنسنی پھیلانے کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نا جو چیز پہلی آتی ہے انہیں ٹھک کر کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے، جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیشتر نون لیگ کے ساتھ ہوا یا بہت ساری اور جماعتوں کے ساتھ ہوا، فیصلہ آیا نہیں اور پہلے سے چیزیں چلنا شروع ہو گئی، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے واہ واہ کر دی، ٹویٹر کے اوپر میں خود دیکھ رہا تھا لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی بڑا ریلیف مل گیا، اور ہمارے کئی دوست بھی انہوں نے ویڈیوز بھی کر دی ریلیف کے، حالانکہ انہوں نے پورا کوئی دیکھا آیا کیا ہے، جب تک آرڈر جاری نہیں ہوتا تحریری تب تک ویسے نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اصل میں کورٹ تو وہاں بیٹھ کے آپ تو خود کورٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جب کوئی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں باقی ہم آرڈر جاری کر دیں گے، کیونکہ وہ کورٹ میں فیصلے سوری کیسز سن رہے ہوتے ہیں تو مسلسل وہ پھر آگے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ہو گیا پھر اس سے آگے چلتے ہیں اور بتائیں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوا آج کورٹ میں جو ہے ادھر یہی ہوا کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں فیصلہ محفوظ ہوا تو انہیں سنایا، تو اس میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ جی جو ہے اپلیکیشن الاؤ ہو گئی، اپلیکیشن الاؤ ہو گئی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے نا وہ اڑ گیا معاملہ توشہ خانہ والا، ایسا ہوا نہیں ہے، یہ کیس ریمانڈ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ریمانڈ آپ میرے سے بہتر سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، یہ ہوا کہ جی ویسے ہوا بڑا حیران کن ہے، ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، ظاہر ہے جب کوئی اپیل لے کے آتا ہوتا ہے یا جب کچھ مسئلے آتا ہے تو ہائی کورٹ اس کے اوپر ڈیسیژن کرتی ہے کہ ہے یا نہیں، تو لیکن حیران کن طور پہ بہرحال کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن عامر فاروق صاحب نے دوبارہ بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ 7 دن کے اندر دوبارہ سنیں عمران خان کے وکیل کے دلائل اور پھر آپ لوگ بتائیں کہ یہ نہیں ہے، اس کو روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک کاروائی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف اس کے حوالے سے، تو اصل میں کنفیوژن کچھ اس وجہ سے کچھ ہمارے دوستوں کی وجہ سے پہلی وہ کنفیوژن نہیں تھی، وہ جب ریٹن آرڈر آنا تھا ظاہری بات ہے انتظار کرنا تھا کہ ریٹن آرڈر آ جائے،
रिटर्न ऑर्डर जब आया तो जो होती है क्लियर हो, हाँ क्लियर हो, उसमें तफसीलात जो होती है वो ऑपरेटिंग पार्ट में होती है। बेशतर जजेस जब फैसला सुना रहे होते हैं तो आखिरी पैरा हाँ जिसमें अदालत अपना फैसला देती है वो अक्सर सुना देते हैं। हाँ कई दफा ऐसा होता है कि वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि दरखास्त एप्लीकेशन रिजेक्ट या एप्लीकेशन अलाउ। है, आपको पता है 2 जुमले कह देते हैं, वो कहते हैं कि ये हुआ है तो अभी हम इसका ऑर्डर जारी करेंगे, जज यही कहते हैं कि अभी इसका हम ऑर्डर जारी आज कर देंगे, कल कर देंगे, जो भी है। नहीं वो कह रहे हैं कुछ दोस्तों का ये भी मौकिफ है कि आमिर फारूक साहब ने उन्होंने ये कहा कि एप्लीकेशन अलाउ। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आप तफसील खुद नहीं बताएंगे तो अलाउ का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन आई थी वो उसके मुताबिक ही आपने फैसला दिया होगा। तो इस वजह से उन्होंने भी खुद कंफ्यूजन पैदा की है। असल में देखें, आमिर फारूक साहब, आपको पता है आमिर फारूक साहब का ये है कि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, इमरान खान साहब हैं, वो ये समझते हैं कि आमिर फारूक साहब जो है, जाहिर बात है उनके पूरे पुराने फैसले आपको याद होगा, उनकी गिरफ्तारी को आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी को जायज करार दिया था कोर्ट के प्रीमिसेस से। तो आमिर फारूक साहब का ये है कि इस हवाले से इतना भी उनका कह देना कि एप्लीकेशन अलाउड, तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि यार एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था ऐसा शख्स, ऐसा चीफ जस्टिस जिसके ऊपर एक दरखास्त गुजार ने कह दिया कि मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, और फिर वो अपने मुंह से बोल देते कि मतलब समझ ले रिलीफ ही है ना कि उसने कहा एप्लीकेशन अलाउड। और आपके वाली बात है, मैं आपको जो पहले बता रहा था, कंफ्यूजन हुई जब उन्होंने कहा ना कि एप्लीकेशन अलाउड, तो अलाउड का मकसद तो यही होता है, लोगों ने यही समझा कि अगर एप्लीकेशन अलाउड तो इसका मतलब वो कार्रवाई रोक दी जाए इसके खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें शायद भी एक चीज जो है उसमें बहुत सारे लोगों में अक्सर इस तरह के फैसलों में ये तासुर जाता है कि ओपन कोर्ट में फैसला तो ये था, हो सकता है कुछ कुव्वतों ने ये फैसला बाद में तब्दील करा दिया हो। ये लोगों में परसेप्शन जाता है, मतलब ये अक्सर हम जब अदालतों में देखते हैं तो लोगों में ये आता है लोगों के दिमाग में कि हो सकता है कि जैसा आपने चैम्बर में जाके अपना फैसला तब्दील कर दिया और उसके बाद फिर ये फैसला जारी कर दिया हो जो कि बाद में रिटर्न ऑर्डर जारी हुआ है। बहुत सारे आपको, हम पहले भी बहुत सारे केसेस के हवाले से बात करते रहते हैं अपनी वीडियोस में, आप भी बहुत सारे केसेस कवर करते हैं और हम भी कभी कभार अदालतों में जाते हैं। जो पुराने वकील हैं या जितने भी कानूनदान हैं वो हमें ये बताते हैं कि कभी पहले जिंदगी में ये नहीं हुआ था कि जमानत के केस का फैसला महफूज हुआ। हाँ बिल्कुल, केस तो बड़ा आसान होता है ना, जज साहब बैठ के कहते हैं कि जी जमानत देनी या नहीं देनी, बस ऑल अबाउट, और उसके कोई ये नहीं होता कि उसमें कोई सोचने वाली और लिखने वाली और पढ़ने वाली बात ही नहीं होती, आपको पता है जमानतें मिल जाती है उसमें। अब तारीख ऐसी बन गई है शायद भाई कि अब जमानतों के केसों के फैसले भी महफूज होते हैं और फिर 6 दिन बाद सुनाए जाते हैं। शायद भाई एक और चीज आपकी कतई कलामी के लिए माजरत, एक और चीज कि फैसले महफूज अपर जो हमारी कोर्ट्स है यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फैसले महफूज हुआ करते होते हैं अक्सर जो है, क्योंकि वहां आपको पता है कि पूरी कानूनी मामलात की तशरीह करनी होती है, तो इसलिए आपको 2-4 सफात के जो है वो ऑर्डर लिखने पड़ते हैं, तो इस वजह से बाद दफा उनको इतना दिन फैसला महफूज करना पड़ता है। लेकिन आजकल की ये मुसीबत आ गई कि हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है जिनके 1-1.5 सफे का बड़ी मुश्किल से ऑर्डर होता है, वो भी फैसले महफूज करके छोड़ देते हैं। मजिस्ट्रेट यानी कि सबसे जो निचले दर्जे की हमारी अदलिया है, अब अंदाजा लगाएं कि क्या हाल होगा फिर इस अदलिया का निजाम। बहुत सारे जमानतों के फैसले लोअर कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट्स के पास जब जाते थे वो कहते हैं जी ठीक है जी ये हमने सुन लिया, इसका फैसला महफूज हम सुनाएंगे, और दूसरे दिन तीसरे दिन जमानत का फैसला है हैरान कुन तौर पे, ठीक है, और फिर वो कहते हैं जी जमानत कैंसिल या जमानत होगी। तो सर ये जो फैसले महफूज हो रहे हैं अल्लाह इन्हें महफूज रखे, क्योंकि ये फैसले महफूज होना बहुत सारे लोगों को गैर महफूज कर देता है। इसके जो मामला है आपको पता है, फिर तो अब ये चैम्बर में जाके हुआ या कुछ हुआ ये डिपेंड करता है सर इसके ऊपर। मैं शायद भाई बिल्कुल बड़ी कंफ्यूजन होती है, आपको पता है आपसे बिल्कुल आखिरी टू द पॉइंट कि सुबह से बड़ी चहमुगइयां थी, बहुत ज्यादा लोगों का ये तासुर था कि बस ईद के बाद बहुत सारे लोग पहले भी दावा कर रहे थे जो कि हुकूमत के करीब तरीन भी साफी समझे जाते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के, कि उनका ये दावा था कि बस ईद के बाद तो पीटीआई के ऊपर शामत आवे। तो क्या बाकी इस तरह की हवाएं चल रही है इस्लामाबाद में? क्या बहुत ज्यादा खबरें थी, खान साहब ने खुद भी कह दिया था कि शायद उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यहाँ पे तैयारियां लग भी रहा था कि शायद ऐसा कोई मामला हुआ, लेकिन हैरान कुन तौर पे आज जो है वो हुआ नहीं। असल में देखने सब गए लेकिन तमाशा नहीं हुआ। क्या तो यही रहते लोग की गिरफ्तारी हो जाए तो शायद कोई थोड़ी मामला हो जाए, लेकिन अभी रिलीफ मिल गया है 10 को और 13 को मेरा ख्याल से कुछ ऐसी जमानतें दी तारीख हुई है, तो अभी तो 7-8 दिन का रिलीफ मिल गया है। बिशा बीबी को भी मिल गया है, जमानतें नहीं हुई। हाँ ये भी जा रहा था कि बिशा बीबी की भी गिरफ्तारी होगी, स्पेशली अलकादर ट्रस्ट केस वाला जो नैब वाला मामला, क्योंकि रात को आपको पता है कानूनी साजी करवाई गई है, ठीक है, उसमें ही कहा गया कि शायद इमरान खान साहब के खिलाफ करवाई गई और इसी वजह से करवाई गई कि अब 30 दिन के लिए रखा जा सकेगा ये केस।
बट वो भी डिबेट की गल है कि वो कहा जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के केस पहले से चल रहे हैं तो शायद उन पे अप्लाई नहीं होगा और आने वाले केसेस पे डिपेंड्स, वो एक अलग कानूनी बहस है। बट ये है कि वो उनकी जब गिरफ्तारी जो है ना, वो खबरें रोज चलवाई जाती है। मैं आपको सच बताऊं, चलवाई जाती है। आपको पता है इमरान खान साहब जब यहाँ आते हैं तो पीछे आज आपने देखा होगा जमान पार्क के गेट के ऊपर एक और नोटिस लग गया और कल उनको उधर बुलाया जाए, फिर परसों इधर बुला दिया जाएगा। तो एक वो पठान के हवाले से मिसाल है कि वो थका थका के मरने वाला मामला है। आप ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद आना जाना पड़े और बाकी जो उनके मामला जो ना दे सके। गिरफ्तारी वाला मामला मुझे नहीं लगता करीब है, होगी सही शायद भाई, उम्मीद है देखें मुल्क के मामला बेहतर हों। बाकी आवाम रुल गई है, पिस गई है, हर लिहाज से देखा जाए। महंगाई के हवाले से आप देखें, हम तो किसी की प्रायोरिटी नहीं, किसी की भी नहीं है सर। हर किसी को अपनी चाहिए। आपने देखा, मैं आज पढ़ रहा था, जब से ये हुकूमत आई है पता नहीं कितने बिल पास हुए हैं जिनमें से एक भी अवाम की फायदे का बिल नहीं। इस असेंबली ये जो अभी बनी है 13 महीने जिसको हुए 14 महीने, इसमें अवाम के लिए एक भी बिल पास नहीं है। जितने बिल पास हुए वो सब इनके लिए आपस अपने लिए, कोई नैब का है, कोई किसी का है, किसी का, कोई चेयरमैन की तनख्वाह बढ़ा रहा है, कोई जजेस के 2.5 लाख बढ़ा रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स के पैसे बढ़ रहे हैं, कोई लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही है। इस तरह कर कर अवाम को कोई सब अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। शायद भी आपने कीमती वक्त दिया। देखने वालों का, सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।